आरआरबी एनटीपीसी 2024 की संपूर्ण तैयारी के लिए एमडी क्लासेस लेकर आ चुका है विश्वास बैच। और इस बैच में हम वो सारी खास बातें करने वाले हैं जिसके थ्रू अगर आप बिगिनर हैं या एवरेज हैं तो आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। इस बैच में हम लाइव क्लासेस के साथ जो बोर्ड वाली पीडीएफ होगी वो भी आपको मिलेगी और टीचर के द्वारा लिखे गए आपको नोट्स भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ पहली बार आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा कि एक दिन में जितनी क्लासेज होंगी, जितनी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, उसके हिसाब से आपको 10 क्वेश्चन क्विज के रूप में भी दिए जाते हैं, जिससे आप ये समझ पाते हैं कि परीक्षा में यहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। और इतनी सारी चीजें विश्वास बैच की आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रहा होगा मात्र 699 रुपए में। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाइए और अपने विश्वास बैच को चुनिए और बिना किसी कूपन कोड के आप इसको सिर्फ 699 रुपए में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप जितना लेट कर रहे होंगे क्लासेस का बर्डन उतना ही बढ़ता जाएगा और आप उतना ही पीछे होते जाएंगे। मान लीजिए कोई भी समस्या परेशानी आ गई तो दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप जरूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया। आरआरबी एनटीपीसी 2024 की संपूर्ण तैयारी के लिए एमडी क्लासेस लेकर आ चुका है। चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आपकी पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए प्रश्न हैं, और आज इसके अंतर्गत विदेशी आक्रमण, गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल अर्थात और वर्धन वंश, मतलब यह है कि फॉरेन इन्वेजन, है ना, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड एंड वर्धना डायनेस्टी। ठीक है, दीज 4 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। ठीक है ना, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको कवर करेंगे। और ध्यान रहे साथियों कि हिस्ट्री अभी चल रही है, हिस्ट्री खत्म होने के बाद पॉलिटी एंड स्टैटिक, जीके एंड ज्योग्राफी एंड ऑल सब्जेक्ट जो है वो 1 बाय 1 आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको अंदाजा हो रहा है कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे इन्हें हैंडल कर सकते हैं। साथ में ढेर सारे शॉर्ट नोट्स हैं जो हम आपको लगातार दे रहे हैं और आप निश्चित रूप से उन्हें नोट कर रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या आप नोट्स बना रहे हैं। चलिए भैया, देवेंद्र, निवेदिता, श्वेता, जगत, सौम्या, सुबी, रिंकी, गुड़िया रानी, अमीशा, मोस्ट वेलकम रचना। चलिए शुरू करते हैं भाई। शुभी, लेकर चलते हैं सीधे आपको पहले प्रश्न की ओर। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो बताइएगा क्या होना चाहिए आंसर साथियों। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भाई बताइए कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है। अब जरा ध्यान दीजिएगा और गौर करिएगा। क्या गौर करिएगा भाई कि अगर आपसे कहा जाए प्राचीन काल में विदेशी आक्रमण, मतलब फॉरेन इन्वेजन इन, है ना, एंशिएंट इंडिया, फॉरेन इन्वेजन इन एंशिएंट इंडिया की बात करें तो सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो किसका हुआ था? ईरानियों का हुआ था साथियों। ईरानियों के बाद किसका हुआ था? ईरानियों के जस्ट बाद साथियों यूनानियों का आक्रमण हुआ। यूनानी मतलब ग्रीक, यूनानी मींस ग्रीक्स। ठीक है ना, ग्रीक्स की बात हो रही है। और ईरानी तो भाई ईरानी ही है, या ईरानियों को पर्सियन भी बोल सकते हैं। इसके बाद साथियों किसका आक्रमण हुआ? हिंद यवनों का आक्रमण हुआ। हिंद यवन मतलब हो गया इंडो ग्रीक। क्या हो गया भैया? इंडो ग्रीक हो गया साथियों, इंडो ग्रीक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद किसका आक्रमण हुआ? इसके बाद साथियों शकों का आक्रमण हुआ। किसका? शकों का आक्रमण हुआ। और इसके तुरंत बाद फिर किसका आक्रमण हुआ? फिर साथियों पहलवों का आक्रमण हुआ। पहलव, ठीक है ना, और पहलवों के बाद किसका आक्रमण हुआ? फिर अगर हम पहलवों के पार्थियंस भी कह सकते हैं इनको, क्या कह सकते हैं इनको पार्थियंस भी कह सकते हैं। ठीक है ना, पार्थियंस भी कह सकते हैं। और इसके बाद साथियों आक्रमण हुआ है कुषाणों का। किसका भैया? कुषाणों का आक्रमण हुआ है। और कुषाणों के तुरंत बाद फिर किसका आक्रमण हुआ है? इसके बाद साथियों हूणों का आक्रमण हुआ है। किसका? हूणों का आक्रमण हुआ है। तो यहां सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भाई प्राचीन काल में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उसमें सबसे पहले ईरानी, फिर यूनानी, फिर इंडो ग्रीक, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण और फिर हूण। तो सबसे पहले तो ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा ही इनमें से कोई भी 4 विकल्प देकर, 4 ऑप्शन देकर पूछ सकता है कि सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ और सबसे बाद में किसका हुआ। देखिए ईरानियों में अगर हम बात करते हैं तो पहला जो सफल आक्रमण था वो किसका था साथियों? डेरियस फर्स्ट का था। किसका था? डेरियस फर्स्ट का था। यूनानियों में अगर आप देखेंगे साथियों तो किसका आक्रमण हुआ था? सिकंदर का साथियों, अलेक्जेंडर द ग्रेट का।
ठीक है। हिंद यवनों में बात करें साथियों तो यहां पर किसका आक्रमण हुआ, तो ये भैया आपका आक्रमण हुआ था किसका भाई, यहां डेरियस फर्स्ट हो गया, यहां सिकंदर हो गया, और यहां पर हो जाएगा आपका डेमिट्रियस। क्या हो जाएगा, डेमिट्रियस हो जाएगा साथियों, डेमिट्रियस का आक्रमण हुआ था। नाम खतरनाक है लेकिन याद करने पड़ेंगे। शकों की बात करें साथियों तो नाम आता है रुद्रदामन का। किसका नाम आता है भैया, रुद्रदामन का नाम आता है। पहलों की बात करें साथियों तो गोंडो फर्नीस का नाम आता है। किसका, गोंडो फर्नीस का साथियों नाम आता है। और इसी प्रकार से अगर आप देखें भाई कुषाणों की तो कनिष्क का नाम आता है प्रसिद्ध रूप से। और इसी प्रकार से और आगे बढ़े तो यहां पर साथियों नाम आता है किसका, दो नाम आते हैं यहां पर, एक खुशनवास का नाम आता है और दूसरा नाम साथियों तोरमाल का आता है। किसका, तोरमाल का नाम आता है। तो ये दो नाम यहां पर आते हैं। अब ये नाम क्यों आ रहे हैं जरा ये भी गौर फरमाइए, ठीक है ना। देखिएगा भाई, देखिए ईरानी आक्रमण, ये तो सीक्वेंस हो गया कि भाई किस सीक्वेंस में ये आक्रमण हुए हैं, ये सीक्वेंस हो गया कि किस सीक्वेंस में आक्रमण हुए, ये पूरा क्रम हो गया, ठीक है ना। अब ये है कि ईरानी आक्रमण पहला जो सफल ईरानी आक्रमण हुआ वो डेरियस फर्स्ट के नेतृत्व में हुआ। पहला यूनानी आक्रमण जो हुआ वो सिकंदर के नेतृत्व में हुआ। पहला हिंद यवन या इंडो ग्रीक आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ। अब यहां पर थोड़ा सा गौर करना है कि ये जो रुद्रदामन है, ये जो गोंडो फर्नीस है, ये जो कनिष्क है, ये प्रथम आक्रमणकारी ना होकर ये क्या है, ये साथियों अपने अपने वंश के सबसे प्रतापी आक्रमणकारी हैं, मतलब सबसे मैजेस्टिक आक्रमणकारी है या रूलर है, ठीक है ना, सबसे मैजेस्टिक आक्रमणकारी या रूलर है। ठीक बात है ना। इसके बाद आप देखिए खुशनवाज की बात करें तो खुशनवाज जो है साथियों इसका आक्रमण असफल रहा था, ये सफल नहीं हो पाया था, फेल था इसका आक्रमण। और तोरमाल क्या है, ये पहला सफल आक्रमणकारी है। किसमें, ये पहला सफल आक्रमणकारी है हूणों में। तो जैसे पहला हूण आक्रमण खुशनवाज के नेतृत्व में, पहला सफल हूण आक्रमण तोरमाल के नेतृत्व में। तो आप बताइए कि इसकी एक स्क्रीनशॉट लेकर, आपको नहीं लगता कि एक शॉर्ट नोट्स आपको अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए, तो इसका एक शॉर्ट नोट्स जरूर आप बना लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल बना लीजिए। और एकदम भैया वीके का जीके अंदाज में रहेगा तो चीजें सब समझ में आने वाली हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा तो आप बता लोगे, ठीक है। चले अगले प्रश्न की ओर, पक्का, ठीक है। आइए जरा इसका आंसर दे दीजिएगा। बहुत बढ़िया, क्या कह रहे हैं भैया, बिल्कुल। अब कह रहे हैं साथियों हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात कौन था, हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात कौन था। अब जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, हिंद यूनानी। हिंदो यूनानी का मतलब क्या हो गया साथियों, यहां मतलब हो रहा है कि इंडो ग्रीक की बात हो रही है, इंडो ग्रीक। अब यहां ध्यान दीजिए कि इंडो ग्रीक यहां पर दिख रहे हैं, तो हिंद यवन आक्रमणकारियों में पहला कौन था, डेमेट्रियस साथियों पहला था। तो यहां पर डेमेट्रियस दिख रहा है तो ये पहला आक्रमणकारी था। क्या था भैया, ये पहला आक्रमणकारी था, ये पहला आक्रमणकारी था। लेकिन जब इन डिटेल जाएंगे, जब आप इन डिटेल जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फेमस आक्रमणकारी कौन हुआ, मेनांडर हुआ। ज्यादा फेमस शासक कौन हुआ इसमें, मेनांडर हुआ। मेनांडर के प्रसिद्ध होने के कई सारे कारण हैं, जैसे इसने पुष्यमित्र शुंग पर हमला किया था तो पुष्यमित्र शुंग ने इसे हराया था, है ना, पुष्यमित्र शुंग ने इसे हराया भी था। तो एक तो ये बड़ी बात है कि एक बड़े शासक से ये हारा है, पुष्यमित्र शुंग से। और दूसरी बात ये साथियों मेनांडर जो है इसको किस नाम से जाना जाता है पता है, एक्चुअली में नागसेन, याद करिए बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ इसका संवाद हुआ, बातचीत हुई। नागसेन के साथ जो इसका कम्युनिकेशन हुआ, संवाद हुआ, इसको नागसेन ने एक बुक में लिखा। और इस बुक को आप क्या कहते हैं, इस बुक को साथियों आप कहते हैं मिलिंद पन्हो। क्या कहते हैं आप इस बुक को, मिलिंद पन्हो कहते हैं साथियों। और इसमें जो मिलिंद वर्ड आता है, इसमें जो ये मिलिंद वर्ड आता है, ये मिलिंद वर्ड किसके लिए है, ये मिलिंद वर्ड साथियों मेनांडर के लिए ही है, ठीक है ना। किसके लिए है, मेनांडर के लिए ही है। तो मिलिंद पन्हो जो है यह साथियों पाली भाषा में लिखी गई एक किताब है और एक बौद्ध पाठ है। क्या है भैया, एक बौद्ध पाठ है, एक बौद्ध लेशन है, ठीक है ना, एक बौद्ध पाठ है, एक बौद्ध लेशन है जो आपको याद करने की जरूरत है। ठीक बात है ना। चले अगले प्रश्न की तरफ। हाँ जी, तो नागसेन के द्वारा इसको लिखा गया था, ठीक है, इसलिए मेनांडर ज्यादा फेमस है। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। ये बताइए सिकंदर की भारत में सफलता के कारण, सिकंदर की भारत में सफलता के कारण बताना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर सिकंदर भारत में सफल क्यों रहा। अब सिकंदर के बारे में क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए आपको भाई। देखिए अगर आप देखें सिकंदर का जन्म, ठीक है, मेसिडोनिया में हुआ था 356 बीसी में, ठीक है ना। और ये विश्व विजय करने निकला,
है ना। विश्व विजय पर कब निकला ये? विश्व विजय पर ये निकला, ठीक है, विश्व विजय पर ये निकला साथियों जब ये लगभग 20 वर्ष का था। कब? 336 ईसा पूर्व में साथियों, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि भाई इसने फिर भारत पर आक्रमण कब किया? भारत पर आक्रमण इसने जो किया था पहला आक्रमण, वो कब किया? ये किया साथियों 326 ईसा पूर्व में, 326 बीसी में। भारत से वापसी इसकी कब हुई साथियों? तो भारत से वापसी इसकी कब हुई थी? भारत से वापसी हुई थी 325 ईसा पूर्व में, मतलब 19 महीने भारत में रहा, ठीक है ना। और इसकी फिर आगे चलकर डेथ कब हुई? तो 323 में इसकी डेथ हुई थी बेबीलोन में। कहां पर भैया? बेबीलोन में इसकी साथियों डेथ हुई थी, ठीक है। अब इसके सेनापति या कमांडर्स की बात कर लेते हैं। तो इसका साथियों 2 सेनापति, एक थल सेनापति और एक जल सेनापति, ठीक है ना। तो जो थल सेनापति था वो कौन था? ये था साथियों सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। और जो जल सेनापति था ये कौन था? ये साथियों निर्याकस था, ठीक है। कौन था? निर्याकस था। तो कहने का मतलब है कि अब आप खुद ही देख लीजिए कि आखिर सिकंदर की सफलता के पीछे क्या कारण है, ठीक है ना। बिल्कुल। अब आप देखेंगे भारत में तब कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी। बात तो सही है, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। पूरे देश में एक सत्ता की हुकूमत नहीं थी। कहीं अलग छोटे छोटे डायनेस्टीज थी, वंश थे, स्टेट थे, एम्पायर थे, ठीक है। इसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, बिल्कुल श्रेष्ठ प्रकार की थी, लगातार वर्षों से लड़ रही थी, ठीक है। तो भैया तेज तर्रार थी। इसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला। कौन से देशद्रोही शासकों का साथ मिला? जैसे एक शासक था जिसने इसका सबसे पहले साथ दिया था, ये तक्षशिला का शासक आम्भी, ठीक है। तक्षशिला का शासक आम्भी ऐसा पहला भारतीय शासक था जिसने इसका साथ दिया था। वह एक अच्छा प्रशासक था, तो ये नहीं होगा क्योंकि प्रशासक से जीतने का बहुत ज्यादा लेने देना नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 1, 2 व 3। क्या हो जाएगा? 1, 2 व 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इस क्लास की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर एज इट इज मिल जाएगी, ठीक है। जैसे पढ़ा रहा हूं एज इट इज पीडीएफ आपको कहां पर मिल जाएगी? एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ध्यान रहे एप्लीकेशन पर पुरानी भी मिल जाएगी, नई वाली भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये बताइए सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? अब इसके लिए एक चीज का ध्यान दीजिए। जैसे साथियों आपने मान लीजिए कि भारत का एक हल्का सा मैप ड्रॉ किया और आपको पता है कि उस समय भारत जो है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, हुआ करता था, मतलब पाकिस्तान भी भारत में ही था, ठीक है। और यहां पर क्या था भैया? यहां पर एक हिंदू कुश पर्वत था कि नहीं भैया? ये हिंदू कुश पर्वत था साथियों, ठीक है। और ये जो हिंदू कुश पर्वत है, इसी हिंदू कुश पर्वत से आपको यह बात ध्यान रखनी होती है कि हिंदू कुश पर्वत में जो सफेद कोह श्रृंखला थी उसी में बीच में एक दर्रा था और इस दर्रे का नाम क्या था भैया? तो ये दर्रा था साथियों खैबर दर्रा, ठीक है। खैबर दर्रा इसका नाम हुआ करता था, खैबर पास, ठीक है ना। तो इसी खैबर दर्रा से क्या हुआ था भैया? सिकंदर का भारत में प्रवेश हुआ था, ठीक है ना। सिकंदर का साथियों भारत में जो प्रवेश हुआ वो इसी दर्रे के माध्यम से हुआ था। और इसके पहले सिकंदर मध्य एशिया के कुछ क्षेत्रों, एशिया माइनर को, इराक को, ईरान को, अफगानिस्तान को जीत चुका था, ठीक है ना, जीत चुका था। और जब इसने साथियों भारत में एंट्री मारी तो सबसे पहले इसके सामने यहां पर क्या दिखा? सबसे पहले यहां पर इसको तक्षशिला दिखा। क्या दिखा भैया? तक्षशिला दिखा। और तक्षशिला का राजा कौन था? तक्षशिला का राजा साथियों आम्भी था। अब यहां बारीकियां क्या ध्यान देनी है वो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ध्यान ये देनी है कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपसे कहा जाए कि सिकंदर का पहला आक्रमण किस पर हुआ था, तो सिकंदर का पहला आक्रमण तक्षशिला पर हुआ था, ठीक है ना। भारत का पहला राज्य जो सिकंदर का शिकार हुआ वो कौन था? भारत का पहला राज्य जो सिकंदर का शिकार हुआ वो तक्षशिला था। लेकिन यहां के जो राजा आम्भी थे इसने सरेंडर कर दिया, लड़ाई नहीं लड़ी, ठीक है ना, लड़ाई नहीं लड़ी। और जब सिकंदर की सेना और आगे बढ़ी तो इसे यहां पर क्या मिला? यहां पर पोरस का राज्य मिला। किसका भैया? यहां पर इसे पोरस का राज्य मिला, है ना। पोरस से युद्ध हुआ, ठीक है, पोरस से युद्ध हुआ। और यह युद्ध आप जानते हैं कि 326 बीसी में हुआ था, जिसे आप क्या कहते हैं भैया? इसे आप झेलम या क्या कहते हैं? झेलम या वितस्ता या हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं, ठीक है। झेलम या वितस्ता या हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब यह है कि आपको यह समझना है कि पहला प्रतिरोध सिकंदर का भारत में जो पहला प्रतिरोध है, सिकंदर का भारत में जो पहला प्रतिरोध है वो किसने किया था? वो पोरस ने किया था, ठीक है। तो अगर आपसे कहता है कि पहला आक्रमण सिकंदर का किस पर हुआ? तक्षशिला पर। लेकिन पहला प्रतिरोध किसने किया? पोरस ने किया, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग बातें हैं, इस बात को विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक बात है ना। अच्छा,
अब इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? फिर राइट आंसर साथियों हो जाना चाहिए कि किस नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। ठीक बात है। तो ये पूरा आपको प्रॉपर दिमाग में बैठा होना चाहिए। और जिस समय सिकंदर का यह आक्रमण हुआ था उस समय साथियों यहां की जो मगध की सत्ता थी, यहां की जो साथियों मगध की सत्ता थी, वहां का राजा कौन था? उस समय मगध का राजा कौन था? इस समय साथियों मगध का राजा था घनानंद। कौन भैया? घनानंद उस समय मगध का राजा था। ठीक बात है। तो यह भी ध्यान देना है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध की सत्ता किसके हाथों में थी। ठीक है। तो ये पूरा जब कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा, फिट होगा, तभी आपका एग्जाम सुपर हिट होगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये बताइए सिकंदर भारत में कितने महीने रहा था भाई? बताएंगे भाई। संजू, अनुराग, एकता, सुचिता, रुपेश, शुभी बताएंगे कितने महीने रहा था? तो भैया 19 महीने भारत रहा था। और आपको बता चुके हैं कि भाई 326 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया था और फिर 325 ईसा पूर्व ये भारत से लौटा। 323 में इसकी डेथ हो गई और इधर जैसी इसकी डेथ हुई इधर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश स्थापित हो गया। क्या हो गया? मौर्य वंश स्थापित हो गया। तो याद रहे ये पूरा डेट आप ऐसे ही तो फिट करोगे, ऐसे ही तो आप फिट करोगे कि भैया एकदम सीक्वेंस से है कि 326 में आया, 325 में वापस चला गया, 323 में डेथ हो गई और 322 में मौर्य वंश स्थापित हो गया। ठीक है ना। ये जितना ये ईसा पूर्व में क्या होता है? 326 बड़ा 326 लिखा है तो ये पहले आया, 325 उसके बाद आया, उसके बाद 323 आया, फिर 322 आया। ठीक है ना। तो ईसा पूर्व में ऐसा उल्टा चलता है, वो आप जानते होंगे। चलिए ये बताइए जरा, बहुत अच्छा। ठीक है ना। हाँ, डेट टू डेट याद करना है, ये बताएंगे। और बिल्कुल मजा आए तो सेशन को लाइक करते चलेंगे दिल खोलकर भाई। ये बताइए भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक कौन था? अब फारसी शासक का मतलब क्या हो गया? फारसी शासक का मतलब है कि पहले यहां आ जाइए और इस पर जरा ध्यान दीजिए जो हमने आपको बताया था, ईरानी। तो भैया ईरानी का क्या मतलब होता है? ईरानी का मतलब क्या हो गया? ईरानी का मतलब फारसी, क्योंकि ईरान के क्षेत्र को फारस कहा जाता है। ठीक है, फारसी या पर्शियन। तो बिल्कुल याद करना है कि ईरानी या पर्शियन। ठीक है, ईरानी या पर्शियन। अब ये डेरियस फर्स्ट था जो पहला सफल आक्रमण किया था इसने। ठीक है ना। हाँ जी, तो इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा और इस प्रश्न का उसके हिसाब से ही आक्रमण दीजिएगा तो आप इसमें पाएंगे कि भैया देखो एक तो दिमाग में ये बिठा लो कि भैया ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है आज की डेट में ये उस समय अपना ही था। ठीक है ना। और इसके जस्ट बगल में यहां पर ईरान पड़ता है कुछ इस प्रकार से, यही तो ईरान है। तो आप देखिएगा कि ये क्या है आज की डेट में? ईरान है। इसी को उस समय क्या कहा जाता था? पर्शिया या फारस कहा जाता था भाई। हिंदी इंग्लिश में कहते थे पर्शिया और हिंदी में कहते थे फारस। ठीक है ना। अब क्या हुआ यहां पर कौन सा वंश उस समय चला करता था? उस समय यहां पर हखामनी साम्राज्य चला करता था। कौन सा? हखामनी डायनेस्टी यहां पर चला करती थी। ठीक है। तो जो हखामनी डायनेस्टी थी यहां पर, जो हखामनी डायनेस्टी थी, इसने क्या किया? हखामनी डायनेस्टी जो थी, ठीक है, इसके राजा हुआ करते थे कौन? इसके राजा थे साथियों साइरस। कौन था भैया राजा? सॉरी, इसका राजा था डेरियस। ठीक है ना। डेरियस इसका राजा था। और डेरियस ने क्या किया? डेरियस ने साथियों भारत पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? यहां पर। और ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इस वाले क्षेत्र को इसने जीत लिया। ठीक है ना। इस वाले क्षेत्र को इसने जीत लिया और इस वाले क्षेत्र को जीतकर इसे अपना 20वां प्रांत बनाया। ठीक है, इसे 20वां प्रांत बनाया। ठीक है ना। तो याद रहे कि भारत का जो पश्चिमोत्तर वाला इलाका, मतलब इसे हम पश्चिमोत्तर भारत कह सकते हैं जहां आज पाकिस्तान है, तो इसी वाले क्षेत्र को राजा डेरियस फर्स्ट ने जीता था। और ये किसी फारसी की या किसी पर्शियन रूलर की या किसी विदेशी रूलर की, किसी विदेशी शासक की भारत के किसी क्षेत्र पर पहला मामला था जब कब्जा किया गया। ठीक है ना। पहला मामला था जब कब्जा किया गया। ठीक बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। हालांकि याद रहे कि भैया ये पहला फारसी शासक जिसने क्या किया? अधिकार किया। ठीक है। और पहला फारसी आक्रमण किसने किया था? पहला फारसी या ईरानी आक्रमण किसका हुआ था? तो पहला फारसी या ईरानी आक्रमण साइरस का हुआ था। लेकिन यह असफल आक्रमण था, यह जीत नहीं पाया था। ठीक है ना। हां, तो पहला सफल आक्रमण किसका था? जिसने आक्रमण भी किया और उसे सफलता भी मिली। ठीक है ना। वो डेरियस प्रथम था। ठीक है, वो डेरियस प्रथम था जिसे दायर बाहु प्रथम भी कहा जाता है। ठीक बात है।
चलिए आगे देख लिया जाए। तो इस कंफ्यूजन को दूर करना है और आपको इससे आगे निकलकर बढ़ना है, ठीक है। अब यह भी ध्यान रखिए कि यहां पर ये जो ईरानी एम्पायर है ना स्थापित हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ये जो ईरानी एम्पायर आप देख रहे हैं, हकमनी साम्राज्य देख रहे हैं, इस साम्राज्य का, इस ईरानी साम्राज्य का अंततः खात्मा कौन करेगा? सिकंदर। कौन करेगा? सिकंदर अंततः इसका खात्मा करेगा, ठीक है। ये बात भी दिमाग में फिट कर लो। ये बताओ किस हिंद यवन शासक के राजदूत द्वारा विदिशा में गरुड़ स्तंभ एवं अभिलेख समर्पित किया गया? इसका बहुत शानदार कंसेप्ट है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिलहाल आप यह समझ लीजिए कि इसका राइट आंसर एंटियाल किट्स है, ठीक है ना। एंटियाल किट्स ने क्या किया? एंटियाल किट्स ने अपना एक राजदूत मतलब एम्बेसडर, अपना एक राजदूत मतलब एम्बेसडर, क्या नाम था इसका? तो एंटियाल किट्स ने अपना एक राजदूत जिसका नाम था हेलियोडोरस, ठीक है। हेलियोडोरस को कहां भेज दिया? हेलियोडोरस को भेजा, ठीक है ना। हाँ, राजदूत हेलियोडोरस को कहां भेजा? विदिशा भेजा, जहां पर शासक हुआ करता था कौन? विदिशा भेजा, जहां शुंग वंश का शासक था भागभद्र, ठीक है ना। कौन भैया? भागभद्र। ये कौन से वंश का शासक था? भागभद्र। भागभद्र साथियों शुंग वंश का शासक था और इसकी राजधानी, भाई शुंग वंश का शासक था और शुंगों की राजधानी क्या थी? भाई इनकी राजधानी हुआ करती थी विदिशा। क्या राजधानी हुआ करती थी इनकी? इनकी राजधानी हुआ करती थी विदिशा, ठीक है ना। क्या राजधानी थी भैया? विदिशा इनकी राजधानी थी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि भाई इस पर आक्रमण किया, सॉरी आक्रमण नहीं, यहां पर आया तो भैया एंटियाल किट्स कौन था? एंटियाल किट्स उस समय तक्षशिला का शासक था, ठीक है ना। ये तक्षशिला का शासक था, तक्षशिला का इंडो ग्रीक शासक था, तक्षशिला का इंडो ग्रीक शासक था। इसने अपने राजदूत हेलियोडोरस को कहां भेजा? इसको भेज दिया भागभद्र के दरबार में। अब ये जो हेलियोडोरस आया, ये क्या हुआ? ये वैष्णव धर्म को इसने स्वीकार कर लिया। यहां आकर ये वैष्णव धर्म से काफी प्रभावित हुआ और वैष्णव धर्म इसने स्वीकार कर लिया, ठीक है। इसने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया तो इसने क्या किया? गरुड़ स्तंभ बनवाया, ठीक है। गरुड़ स्तंभ बनवाया। कहां बनवाया गरुड़ स्तंभ? यही विदिशा में ही इसने क्या किया? यही विदिशा में ही इसने गरुड़ स्तंभ बनवाया। कहां पर? यही विदिशा में ही इसने गरुड़ स्तंभ बनवाया, मध्य प्रदेश में। और ये जो गरुड़ स्तंभ बनवाया गया, इस गरुड़ स्तंभ में, ये जो गरुड़ स्तंभ बनवाया गया, ये जो गरुड़ स्तंभ बनवाया गया, इस गरुड़ स्तंभ में, ठीक है, आप देखेंगे विष्णु जी को देवो देवस कहा गया है। क्या भैया? देवो देवस कहा गया है। किसको? विष्णु जी को देवो देवस कहा गया है। और इस तरह से यह वैष्णव धर्म का प्रथम अभिलेखी प्रमाण है। वैष्णव धर्म का प्रथम अभिलेखी प्रमाण है, ठीक है। मतलब पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन है, पहला ऐसा अभिलेख है, ठीक है, जिसमें वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। देवो देवस, ठीक है, किसे कहा गया है? विष्णु जी को, ठीक बात है। तो पूरा कंसेप्ट को समझकर चलना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखा जाए भैया। देखिए अब यही चीज है कि आपको, है ना, इस क्वेश्चन के माध्यम से अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। यही चीज पूरा प्रॉपर फ्लो चार्ट और प्रॉपर जब मैप पर बनेगा, ठीक है, थियरी क्लास में, तो सोचिए कितना मजा आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, वैष्णव धर्म को ही भागवत धर्म कहा जाता है, ठीक है, वैष्णव धर्म को ही भागवत धर्म कहा जाता है। चलिए ये बताइए जरा, है ना। हाँ, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? अच्छा, शुरू में हराया, आगे चलकर हारा, ये भी तो है भाई। चीनी जनरल, ठीक है, पहले, और यह ध्यान दीजिएगा कि भैया कनिष्क ने आगे चलकर, पहले तो चीनी जनरल हो टी ने कनिष्क को हरा दिया था, फिर आगे चलकर क्या हुआ? पेन चावो को हराया, ठीक है भाई, पेन चावो को हराया। कनिष्क ने किसे हराया? आगे चलकर कनिष्क ने पेन चावो को हराया। तो पहले कनिष्क क्या हुआ? चीनी जनरल होटी से हारा और फिर आगे चलकर कनिष्क ने पेन चावो को हराया, ठीक है ना, हराया था। और जब हराया कनिष्क ने, तो चीन का जो रेशम मार्ग था, सिल्क रूट था, ठीक है, उस पर कब्जा भी कर लिया, ठीक है ना, उस पर कब्जा भी कर लिया था, ठीक है। और कनिष्क इस प्रकार से भारत के इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक है जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर चीन के तूरफान प्रदेश तक फैली थी, ठीक है ना। ये बताइए प्रयाग प्रशस्ति। साथियों, प्रयाग प्रशस्ति आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। याद करिए कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिशेन के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, हरिशेन के द्वारा लिखी गई थी। और हरिशेन जो है, ठीक है, इन्होंने इसको किस शैली में लिखा था? चंपू शैली में लिखा था। और चंपू शैली का तात्पर्य है कि ये साथियों किस में लिखा गया? गद्य व पद्य, गद्य प्लस पद्य दोनों में लिखा गया दोस्तों।
प्रोज और पोएट्री दोनों में लिखा गया। और आप देखेंगे कि साथियों ये समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख करती है। ये समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख इसमें किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, हरिशेन कौन थे? हरिशेन साथियों, हरिशेन कौन थे? तो ये भैया इनके राजकवि थे। ठीक है, राजकवि थे, मतलब कह सकते हैं कि रॉयल म्यूजिशियन। ठीक है ना, रॉयल म्यूजिशियन ऑफ समुद्रगुप्त कौन थे भैया? हरिशेन। ये बताइए, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? हर्षवर्धन इसमें से किस वंश से? अब देखिए खुद ही लिखा है वर्धन, तो वर्धन वंश, वर्धन वंश को और क्या कहा गया है? वर्धन वंश का ही दूसरा नाम क्या है? पुष्यभूति वंश। वर्धन वंश का ही दूसरा नाम क्या है? पुष्यभूति वंश है वर्धन वंश का दूसरा नाम। ठीक बात है। ये बताइए, रवि कीर्ति का एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय पर, अरे किस पर विजय के वर्णन में है? देखिए ऐसा है, इसमें आप ऐसे समझिएगा कि हर्ष को, ठीक है, हर्षवर्धन को हराने वाला एकमात्र शासक, ठीक है, हर्ष को हराने वाला एकमात्र शासक अगर आपसे पूछ ले, एकमात्र शासक। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, हर्ष के दक्षिण विजय अभियान को किसने रोका? हर्ष के दक्षिण विजय अभियान को रोका, दक्षिण विजय को रोका। ठीक है, किसने रोका भैया? ठीक है, और किस नदी के तट पर हराया? नर्मदा तट पर हराया, नर्मदा तट पर हराया। ठीक है, नर्मदा तट पर हराया। और इसकी जानकारी जो प्राप्त होती है कहां से मिलती है? इस बात की इंफॉर्मेशन कहां से प्राप्त होती है? तो इस बात की जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, ये प्राप्त होती है साथियों एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख किसका है? ठीक है, एहोल अभिलेख किसका है? किसने लिखा है? तो एहोल अभिलेख जो लिखा गया, ये लिखा गया किसके द्वारा? एहोल अभिलेख जो लिखा गया, ये किसके द्वारा लिखा गया भैया? तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? रवि कीर्ति के द्वारा। और रवि कीर्ति कौन है? रवि कीर्ति साथियों आप ध्यान से पढ़िएगा, तो रवि कीर्ति जो है ये है ना पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि है। किसका भैया? पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि, पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि, तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, और ये एहोल अभिलेख कहां मिलेगा? तो ये जो एहोल अभिलेख है ये मिल जाएगा कर्नाटका राज्य में। ठीक है, कर्नाटका राज्य में ये मिल जाएगा। ठीक है, और ये एहोल अभिलेख प्रॉपर याद करना है कि भैया हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, और इस बात की जानकारी इस अभिलेख में प्रॉपर लिखी गई किसके द्वारा? रवि कीर्ति के द्वारा, जो पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि था। और इसी में महाभारत युद्ध का भी उल्लेख है, इसमें महाभारत युद्ध का भी उल्लेख है। आगे एक क्वेश्चन आएगा, तो पहले बता दूं कि महाभारत युद्ध का उल्लेख भी इसमें मिलता है, महाभारत युद्ध का उल्लेख भी इसमें मिलता है। ठीक है ना? हाँ जी, और बिल्कुल हर्षवर्धन को हराने वाला एकमात्र शासक कौन? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को हराने वाला एकमात्र शासक कौन? पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय को हराने वाला एकमात्र शासक कौन? आगे बताऊंगा, नरसिंहवर्मन। ठीक है, चलिए बताइएगा। ठीक है भैया, ये बताएंगे, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। क्या कह रहा है? उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? चलिए ये बताइएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर्यभट्ट। ठीक है, बीज गणित के क्षेत्र में है ना भाई, आप देखेंगे ब्रह्मगुप्त ने भी अच्छा योगदान दिया है। ठीक है, भास्कराचार्य ने भी योगदान दिया है। ठीक है, तो आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, इन तीनों का ही योगदान साथियों बीज गणित के क्षेत्र में, एडवांस मैथ के क्षेत्र में योगदान है। ठीक है, सबकी अपने अपने महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान आर्यभट्ट का है। और वो किस काल के हैं भैया? गुप्त काल के हैं, गुप्ता पीरियड के हैं। ठीक है ना? सेशन को लाइक करते चलिएगा, बिल्कुल कंजूसी नहीं भैया। बाणभट्ट किस राजा के दरबार के कवि थे? देखिए, जहां तक दरबारी कवि का सवाल है, जहां तक दरबारी कवि का सवाल है, तो ध्यान दीजिए कि अगर हम दरबारी कवि या राज कवि की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आराम से चीजें हो जाएंगी। ये देखिएगा, मैं आपको भारत के इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट जहां से पूछे जाते हैं राजकवि बताता हूं। जैसे भाई, जैसे ध्यान दीजिए कि अश्वघोष किसके राजकवि थे? क्या आपको याद है अश्वघोष किसके राजकवि थे? अच्छा भाई, बाणभट्ट किसके राजकवि थे? बाणभट्ट किसके राजकवि थे? क्या आपको हरिशेन किसके राजकवि थे भैया? हरिशेन किसके राजकवि थे? भाई कालिदास किसके राजकवि थे? कालिदास किसके राजकवि थे? ठीक है, वत्स भट्टी किसके राजकवि थे? वत्स भट्टी किसके राजकवि थे भैया? हाँ जी, और इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, रवि कीर्ति किसके राजकवि थे? रवि कीर्ति किसके राजकवि थे?
ठीक। जयदेव किसके राज कवि थे? जयदेव किसके राज कवि थे? हाँ जी, चंदर बरदाई। चलिए फिरदौसी लिख लेते हैं। फिरदौसी किसका राज कवि था? फिरदौसी। चंदर बरदाई किसके राज कवि थे? चंदर बरदाई। चंदर बरदाई किसके राज कवि थे? ठीक है। और इसी प्रकार से याद करिए, आमिर खुसरो किसका राज कवि था? आमिर खुसरो जो है ये किसका राज कवि था? ऐसे ही तानसेन किसका राज कवि था? तानसेन, ठीक है ना। तानसेन किसका राज कवि था? या फिर ऐसे ही तेनालीराम किसके राज कवि थे? ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो देखिए भैया, अश्वघोष किसके राज कवि थे? कनिष्क के राज कवि थे। किसके? कनिष्क के राज कवि थे। ठीक है। बाणभट्ट किसके राज कवि थे भैया? हर्षवर्धन के। ठीक है। हरिशरण किसके राज कवि है? समुद्रगुप्त के। किसके? समुद्रगुप्त के। ठीक है ना। हाँ जी। कालिदास किसके राज कवि है? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। वत्सभट्टी किसके राज कवि है? कुमारगुप्त प्रथम के। कुमारगुप्त प्रथम के राज कवि हैं। कुमारगुप्त प्रथम के। रवि कीर्ति किसके राज कवि हैं? पुलकेशिन द्वितीय के। किसके भैया? पुलकेशिन द्वितीय के राज कवि हैं। पुलकेशिन द्वितीय के। जयदेव साथियों किसके राज कवि हैं? लक्ष्मण सेन के राज कवि हैं। किसके? लक्ष्मण सेन के राज कवि हैं। फिरदौसी किसके राज कवि हैं भैया? तो फिरदौसी साथियों ये राज कवि हैं किसके? महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी का राज कवि। ठीक है। चंद्र बरदाई किसके हैं भैया? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के। ठीक है। आमिर खुसरो किसके हैं भैया? अलाउद्दीन खिलजी का राजकवि। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का राजकवि। ठीक है। तानसेन साथियों किसका राजकवि था? अकबर। कौन भैया? अकबर। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जब इस तरह से चीजों को आप एक एक करके पढ़ेंगे तो कैसे नहीं याद होगा और कैसे आपका बढ़िया नोट्स नहीं बनेगा। ठीक है। तो एक एक पॉइंट को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है। तो यही पूछा, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे भैया? तो हर्षवर्धन के थे। ठीक है, बिल्कुल। और बाणभट्ट के द्वारा दो प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई। एक तो हर्षचरित जो हर्षवर्धन की जीवनी और इसकी आत्मकथा है। ठीक है। और एक इन्होंने लिखी थी कौन सी? कादंबरी, जो संस्कृत काव्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। ठीक है ना, कादंबरी। ठीक है। तो दोनों ही याद करनी है। ठीक है। बहुत अच्छे, शानदार, जिंदाबाद। 500वां लाइक कौन कर रहा है भैया? फटाफट 500 लाइक करके पूरा करके दिखाएंगे। और आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो फटाफट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो गया हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम नहीं बिल्कुल। आइए ये बताइए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह रहा निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे? इसके लिए एक बहुत शानदार ट्रिक दूंगा, मजा आ जाएगा, जीवन भर नहीं भूलेगा। भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूलेगा। ठीक है। इसके लिए आप गाओगे कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन बुला ना पाए, है ना। अवधि, देखिएगा सिंपल सी ट्रिक है। अवधि, अवधि छप्पर का बेस। ठीक है। हाँ जी, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए किसी को बताना नहीं है ट्रिक। ठीक है। हाँ, एकदम जुगाड़ शानदार है, सॉलिड है। आ से क्या हो जाएगा? आ से हो जाएगा अमर सिंह। क्या हो जाएगा? अमर सिंह। ठीक है। वा से दो नाम होते हैं, एक नाम है वराह मिहिर, एक नाम है क्या? वराह मिहिर। ठीक है। और एक नाम क्या है भैया? वर रुचि। क्या नाम है दोस्त? वर रुचि। और एक नाम ध्या से क्या हो जाएगा? ध से हो जाएगा धनवंतरी। क्या हो जाएगा भैया? धनवंतरी। छ से क्या हो जाएगा? छ से हो जाएगा छपड़क। क्या हो जाएगा? छपड़क। पर से क्या हो जाएगा? पर से हो जाएगा देखिएगा घट कर पर। ठीक है, घट कर पर। का से क्या हो जाएगा भैया? कालीदास हो जाएगा, कालीदास। ठीक है। बे से क्या हो जाएगा? बेताल भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेताल भट्ट हो जाएगा। सा से क्या हो जाएगा? शंकु हो जाएगा। तो आप बताइए, कहीं से कहीं तक इस ट्रिक में कहीं से कहीं तक कोई कमी लग रही है? नहीं, ये वीके का जीके वाली ट्रिक है। आप बताइए, तुरंत याद हो गया कि कौन थे नवरत्न? ठीक है ना, कौन नवरत्न थे आपको तुरंत याद हो गया। ठीक है ना। अवधि छप्पर का बेस सिंपल सी है, दो बार ये ट्रिक याद कर लेंगे लिखकर तो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो एकदम बिल्कुल याद करना है साथियों। और इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? यहां सीधा सीधा वरामिहिर दिख रहा है। तो ये साथियों जो नवरत्न थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। एकदम ऐसे ही नवरत्न आपको अकबर के समय में भी मिलते हैं और उसकी भी शानदार ट्रिक बताऊंगा, टेंशन नहीं। क्या बात है, हमने कहा यार 500वां लाइक पूरा करना है। ठीक है। और ये देखिए 600वें पर पहुंच गए, बहुत बढ़िया, शानदार, आभार। चलिए, क्या बात है, अब तो 600वां पूरा करने की बारी आ गई। ये बताइए, इनमें से किसे भारत के जाते है ना अच्छा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है ना, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आगे पीछे थोड़ा हो गया है, मैनेज कर लीजिएगा। ये तो सबको पता है कि किसको भारत का नेपोलियन कहते हैं, लेकिन किसने कहा था आइए मैं बताता हूं। ठीक है, किसने कहा था भैया? तो याद रहे साथियों, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। क्या किसने कहा था भैया? विंसेंट स्मिथ ने कहा था, है ना। इन्होंने एक किताब लिखी थी, जानते हैं कौन सी किताब थी? इनकी किताब का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
क्या साथियों, है ना, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की एक किताब इन्होंने लिखी और इसी किताब में इन्होंने ये बात कही थी, ठीक है ना। इसी किताब में साथियों इन्होंने ये बात कही कि भैया समुद्रगुप्त कौन है, भारत का नेपोलियन, ठीक है, भारत का नेपोलियन। और वाकई में नेपोलियन कौन था, तो वाकई में साथियों जो नेपोलियन था ये फ्रांस का तानाशाह था। कहां का भैया, फ्रांस का तानाशाह था, ठीक है। और इसका वास्तविक नाम क्या था भैया, इसका वास्तविक नाम क्या था, इसका रियल नेम था लिटिल कारपोल, ठीक है, लिटिल कारपोल इसका वास्तविक नाम था, लिटिल कारपोल। और वाटरलू के युद्ध में इसकी अंतिम हार हुई थी। और एक क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछा जाता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्त, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। किसे कहा जाता है, नादिर शाह को कहा जाता है, ठीक है, नादिर शाह को, ठीक है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहते हैं, समुद्रगुप्त को पृथिव्या प्रथम वीर भी कहते हैं, ठीक है, कविप्रिय भी कहते हैं, ठीक है, कविप्रिय नहीं क्या बोलते हैं, हाँ, संगीत प्रेमी भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस वीणा बजाते हुए दिखाया गया है इसे इसके सिक्कों पर, ठीक है ना, इस वजह से। तो पृथिव्या प्रथम वीर भी है, लिच्छवी दौहित्र भी है, क्योंकि लिच्छवी की बेटी कुमार देवी का बेटा था। हाँ भाई अमित, चलो भाई तौफीक बताएंगे भैया, बहुत शानदार भाई मृदुला। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक को कहते हैं, विक्रमादित्य की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चलिए ये बताइए, कह रहा गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था, गुप्त साम्राज्य के कौन से राजा, समुद्रगुप्त, तो इसे इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है ना। अच्छा, वीणा प्रेमी जो है दो है, एक तो ये वीणा प्रेमी था, एक और है भारत के इतिहास में वीणा प्रेमी, कौन भैया, तो भैया औरंगजेब भी वीणा प्रेमी था, ठीक है ना। औरंगजेब जो है ये भी वीणा बजाने का शौकीन था, ठीक है। तो वीणा प्रेमी दो हैं। और वीणा साथियों क्या है, वीणा याद रखिएगा हिंदू धर्म की, है ना, हिंदू धर्म का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है वीणा, क्योंकि वीणा मां सरस्वती के हाथ में शोभित होता है। वरदे वीणा वादिनी मां, जयती जय जय सरस्वती मां, ठीक है। तो चलिए ये बताइएगा, बहुत अच्छे, ठीक है भाई। क्या कह रहा है प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। तो भाई नालंदा विश्वविद्यालय, अब ध्यान दीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय को आगे चलकर ध्वस्त किसने किया, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय ये भैया भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है, ठीक है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। कभी भी पूछे कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय तो यही बताएंगे। और किसके लिए ये प्रसिद्ध था, तो याद रखेंगे बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है ना, बौद्ध शिक्षा के लिए ये प्रसिद्ध था। ये भी काफी महत्वपूर्ण बात है, बौद्ध शिक्षा के लिए ये काफी प्रसिद्ध रहा, ठीक है भैया। अच्छा, बाकी ध्वस्त किसने किया था, तो इसे ध्वस्त करने वाला था बख्तियार खिलजी, जो कि बिहार और बंगाल पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भी हुआ, ठीक है भैया। तो बिल्कुल याद रखेंगे, बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था और कुमारगुप्त प्रथम ने इसको, ठीक है, बनवाया था, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि भैया यहां पढ़ने आया, यहां पढ़ने के उद्देश्य से भारत आया पहला चीनी यात्री, बताइए, यहां पढ़ने, है ना, यहां पढ़ने को भारत आया, यहां पढ़ने को भारत आया, प्रथम चीनी यात्री कौन था, आया प्रथम चीनी यात्री। जब जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई लोग फायान आंसर दे देते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन का कई लोग फायान आंसर दे देते हैं, जबकि आंसर क्या होना चाहिए, वेनसांग होना चाहिए, क्योंकि जब फायान आया था तो फायान के समय में तो ये बना भी नहीं था, ठीक है ना, हाँ जी, है ना, क्योंकि फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया और उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम ने इसका, है ना, बनवाया था इसे, ठीक है। चलिए ये बताइए भैया, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा, है ना, यहां पर वास्तविक शब्द लगाकर, ठीक है, पूछा गया था एनटीपीसी में 2016 में, तो ये गलत पूछ लिया गया था, वास्तविक शब्द यहां नहीं होना चाहिए। श्रीगुप्त क्या है, श्रीगुप्त इसमें संस्थापक है ना, श्रीगुप्त इसमें संस्थापक है। और वास्तविक संस्थापक मतलब रियल फाउंडर कौन था इसका, इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे, चंद्रगुप्त प्रथम को। किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन दिए गए विकल्पों के हिसाब से आपको श्रीगुप्त ही आंसर मानना है, ठीक है भैया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करें, ये बताइए, निम्नलिखित में से किसे परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी, परम सौगात की उपाधि। तो जरा ध्यान दीजिएगा सचिव, परम सौगात की उपाधि किसे दी गई थी, तो ये देखेंगे आप एक चीज कि भैया है क्या, कि एक हुआ पुष्यभूति, ठीक है ना, पुष्यभूति, ठीक है, पुष्यभूति के बाद
और भी एक दो शासक हुए। इसी में एक शासक हुआ साथियों प्रभाकर वर्धन। कौन भैया? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के बाद साथियों शासक हुए कौन? राज्यवर्धन। कौन भैया? राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन के बाद शासक कौन हुए? हर्षवर्धन। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो भैया कुल मिलाकर ये है कि आप देखेंगे, ठीक है, पुष्यभूति क्या है? इस वंश का संस्थापक था, इस वंश का संस्थापक था, ठीक है। और इसी के नाम पर इस वंश को पुष्यभूति वंश कह भी लेते हैं, इसी के नाम पर इस वंश को पुष्यभूति वंश कह लेते हैं। और हालांकि इस वंश के ज्यादातर शासकों के नाम के अंत में देखिए वर्धन वर्धन लिखा है, इसलिए इसको वर्धन वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसको वर्धन वंश भी कहा जाता है, ठीक है, वर्धन वंश भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है वो क्या है? इसमें आंसर है साथियों राज्यवर्धन, ठीक है। इसमें आंसर क्या है? राज्यवर्धन, ठीक है। ये राज्यवर्धन कौन है? तो राज्यवर्धन साथियों हर्षवर्धन के बड़े भाई हैं, ठीक है ना। हाँ, इनकी हत्या के बाद ही, इनकी जब हत्या हुई उसके बाद ही हर्षवर्धन राजा बने, ठीक है। और ये कौन है? तो ये हर्षवर्धन के पिताजी हैं, ठीक है ना। हाँ, प्रभाकर वर्धन, ठीक है। तो बिल्कुल राज्यवर्धन इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। ये देखिए भाई क्या कह रहा है? महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? मतलब किस अभिलेख में महाभारत की तिथि बताई गई है कि महाभारत कब हुआ होगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो भैया ध्यान से समझेंगे। दरअसल में यह है कि महाभारत युद्ध प्रमाणित है ना, प्रमाणित रूप से एग्जैक्ट ईयर तो नहीं मिला है, लेकिन यह है कि पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है, इसके बारे में हमने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले प्रॉपर तरीके से कि जो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है, ये देख लीजिए। पुलकेशिन द्वितीय का जो ये एहोल अभिलेख है, इस एहोल अभिलेख में आप देखेंगे कि भैया महाभारत युद्ध का उल्लेख है, ठीक है। इसी में बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर उसके दक्षिण विजय अभियान को रोक दिया, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। कहां स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक बात है। चलिए ये बताइए मखौरी शासकों की राजधानी, मखौरी शासकों की राजधानी बतानी है। चलिए मखौरी शासकों, देखिए मखौरी शासकों की साथियों स्टार्टिंग में राजधानी, शुरू में राजधानी क्या थी? शुरू में राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थानेश्वर थी, आगे चलकर हर्षकालीन राजधानी क्या हुई? हर्षकालीन राजधानी, तो हर्षकालीन राजधानी हो गई कन्नौज। अब यहां पर सामान्यतः पूछ रहा है तो थानेश्वर ही बताएंगे, जो कि हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। हाँ जी, तो बिल्कुल आपको याद करना है। और रही बात कन्नौज की, तो कन्नौज से साथियों बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कन्नौज का पुराना नाम कान्यकुब्ज। कन्नौज पर अधिकार को लेकर आइए जरा देख लेते हैं कन्नौज के बारे में जानकारियां। अब एकदम टकटकी लगाइए क्योंकि वीके का जीके अंदाज में शानदार होने वाला है। क्या भैया? कन्नौज स्पेशल। तो कन्नौज की बात करें तो भैया इसका एक तो पुराना नाम पूछता है, तो क्या कहते हैं? इसका पुराना नाम क्या है बताइए, है ना। इसका अन्य नाम या उपनाम क्या है भैया? इसका उपनाम क्या है? इसको हर्षकाल में क्या नाम दिया गया? हर्षकाल में, ठीक है, हर्षकाल में इसे क्या कहा जाता था? एक ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। और कहां पड़ता है? तो याद रहे गंगा यमुना दोआब में पड़ता है ना, गंगा यमुना के बीच में, मतलब दोआब में है, ठीक है, गंगा यमुना दोआब में है, ठीक है। और इसी प्रकार से आप देखिए कि कन्नौज पहली बार राजधानी किसने बनाई? इसे पहली बार राजधानी बनाने का काम किसने किया? ठीक है, पहली बार राजधानी इसे किसने बनाई थी? और इसी प्रकार से भैया क्या कह सकते हैं कि हर्षकालीन, या यूं कह लीजिए कि प्रारंभिक मध्यकाल, ठीक है, प्रारंभिक मध्यकाल, ठीक है, प्रारंभिक मध्यकाल में शिक्षा का प्रारंभिक मध्यकाल, ठीक है, प्रारंभिक मध्यकाल में या पूर्व मध्यकाल में कह लीजिए, क्या भैया? पूर्व मध्यकाल में राजनीति का केंद्र रहा, राजनीति का केंद्र, पूर्व मध्यकाल में राजनीति के केंद्र के रूप में इसे देखा गया, ठीक है ना। अच्छा, कन्नौज साथियों आप यह भी ध्यान दीजिए कि इसी को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इसी को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ना। हाँ, किसके किसके बीच हुआ ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है ना। क्या भैया? त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है, ये भी जरूरी है। और बाकी ध्यान देंगे कि कन्नौज जो है आज की डेट में, कन्नौज जो है आज की डेट में यहां पर आपको, ठीक है, परफ्यूम पार्क भी यहां पर मिल जाएगा। आज की डेट में यहां पर आपको परफ्यूम पार्क मिल जाएगा। परफ्यूम पार्क कहां स्थित है? तो यहीं पर स्थित है। अब देखिएगा जरा जानकारियों में अगर साथियों बात करें तो पुराना नाम इसका क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कान्यकुब्ज साथियों इसका पुराना नाम है।
ठीक है ना। उपनाम क्या है इसे, तो इसको एक तो पूर्व का ग्रास कहते हैं, क्या कहते हैं इसे एक तो पूर्व का ग्रास कहा जाता है, दूसरा साथियों इसे इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है, इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है, परफ्यूम सिटी। हर्ष काल में इसे क्या कहा गया, महोदय नगर कहा गया, क्या कहा गया, महोदय नगर या महोदय श्री कहा गया, ठीक है ना। अच्छा, ये गंगा यमुना दोआब में है तो ठीक ही है। पहली बार इसे राजधानी बनाने का कार्य किसने किया, तो भैया पहले इसको राजधानी बनाई मखौरियों ने। अब मखौरी अगर ऑप्शन में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद क्या मिलता है भाई, हर्षवर्धन ने इसके बाद राजधानी बनाई। बात समझ रहे हैं। जैसे जब भी पूछा जाता है कि कन्नौज को सबसे पहले किसने राजधानी बनाई, तो या तो मखौरी या हर्षवर्धन। मखौरी है तो मखौरी आंसर, नहीं है तो हर्षवर्धन, ठीक है। पूर्व मध्यकाल में राजनीति का केंद्र और त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था यहां पर, तो भैया पाल शासक जो कि बंगाल से थे, प्रतिहार शासक जो कि मध्य भारत से थे, ठीक है, और राष्ट्रकूट शासक जो कि दक्षिण भारत से थे। ये तीनों ही शक्तियां आपस में युद्ध करती हैं इस पर अधिकार को लेकर, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। किससे रिलेटेड भैया, कन्नौज स्पेशल हो गया, कन्नौज स्पेशल भैया, ठीक है ना। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, ताला नगरी अलीगढ़ को बोलते हैं। आइए ये बताइए जरा, बहुत अच्छे, शानदार, जिंदाबाद। अरे वाह, अब तो 700वें लाइक का टाइम आ गया है, मात्र 10 लाइक और 700 पूरा हो जाएगा, तो जरा दौड़ाएंगे। नागानंद, अब देखिए इसमें सिंपल सी है, PNR आप याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, PNR। PNR का फायदा क्या है भाई, P फॉर प्रियदर्शिका, P फॉर प्रियदर्शिका, ठीक है, P फॉर प्रियदर्शिका, N फॉर नागानंद, क्या, नागानंद, और R फॉर रत्नावली। और ये तीनों किताबें किसने लिखी, ये तीनों किताबें साथियों लिखी गई हर्षवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा ये तीनों किताबें लिखी गई, ठीक है ना। हर्षवर्धन के द्वारा ये तीनों किताबें लिखी गई। अब देखिएगा कि बाण भट्ट ने जो किताब लिखी थी वो एक तो हर्षचरित थी, ठीक है, हर्षचरित थी, और दूसरी कौन सी थी, कादंबरी थी, दूसरी कौन सी थी, कादंबरी थी, ठीक है ना। इधर भवभूति की साथियों अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो किताब लिखी वो थी मालती माधव। जो प्रसिद्ध किताब है वो कौन सी है इनकी, मालती माधव है, ठीक है ना, मालती माधव। और भास की साथियों कौन सी है, स्वप्न वासव दत्तम, है ना, स्वप्न वासव दत्ता, ठीक है ना, स्वप्न वासव दत्ता, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद करने की जरूरत है, ठीक है भैया, बहुत अच्छे, शानदार, जिंदाबाद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें, तो याद रखिएगा, ये बताइए, हाँ जी, कह रहा है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को, है ना, हराने वाला शासक कौन हुआ, तो नरसिंह वर्मन, ठीक है, नरसिंह वर्मन, जो कि किस वंश का था, पल्लव वंश का। अब इसमें एक कड़ी जोड़िएगा पूरा, क्या, हर्षवर्धन को हराने वाला एकमात्र शासक कौन हुआ, पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय को हराने वाला कौन हुआ, नरसिंह वर्मन। समझ गए। तो ऐसे याद करना है कि पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराने वाला एकमात्र शासक है, और नरसिंह वर्मन पुलकेशिन द्वितीय को हराने वाला, ठीक है ना। तो दोनों याद करना है। चलिए ये बताइए, प्रतापशील, हूण, हरिण केसरी, महाराजाधिराज, ये उपाधियां किसकी हैं, हाँ नहीं, खतरनाक है। तो ये उपाधियां साथियों किसकी हैं, ये उपाधियां प्रभाकर वर्धन की हैं। कौन है प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन के ही बेटे थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, ठीक है ना। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन जो है ये दोनों ही प्रभाकर वर्धन के बेटे थे। ये पुष्यभूति या वर्धन वंश के शासक हैं। सकलोत्तर पथनाथ किसे कहा जाता है साथियों, सकलोत्तर पथनाथ भी कहते हैं, शिलादित्य भी कहते हैं, और भी उपाधियां हैं मैं बता रहा हूं, ठीक है। शिलादित्य, जैसे शिलादित्य भी उपाधि है, ठीक है, शिलादित्य, ठीक है, शिलादित्य भी कहते हैं। महाराजा धीराज भी उपाधि है, महाराजा धीराज भी उपाधि है, महाराजा धीराज भी उपाधि है। और वर्तमान, है ना, एक और उपाधि है, क्या भैया, अंतिम हिंदू सम्राट। अब आप समझ जाएंगे, अंतिम हिंदू सम्राट भी इन्हें कहा जाता है, अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। अशोक द्वितीय भी कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया है इनको, इनको भैया अशोक द्वितीय भी कहा गया है। हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन की, हम किसकी बात कर रहे हैं, हर्षवर्धन की, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, बताओ नीतियों का पंडित किसे कहते हैं, है ना, कौन बता सकता है कि नीतियों का पंडित किसे कहते हैं। हाँ जी, मुझे लग रहा है कि हर कोई इसका आंसर बता लेगा। नीतियों का पंडित किसे कहते हैं, फटाफट आंसर आने चाहिए, बताइए जरा, नीतियों का पंडित किसे कहते हैं। सबके आंसर आने चाहिए, दौड़ा दौड़ा के बताओ भैया, है इतना आसान प्रश्न नहीं बताओगे, नीतियों का पंडित किसे कहते हैं, बताओ जरा, बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चाणक्य, 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 कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य। देखिए
पूरा कमेंट बॉक्स भर गया। जो लोग रेगुलर क्लास में हैं, जिनको हमने बता रखा है, उनके दिमाग में है कि इसका आंसर वेनसांग है, बाकी सभी लोग चाणक्य बता रहे हैं। ठीक है, तो वेनसांग को कहा जाता है नीतियों का पंडित, है ना। वेनसांग है साथियों, इन्हीं को कहते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, इन्हीं को कहते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स का वास्तव में मतलब क्या है, तो इसका साथियों वास्तव में मतलब है क्या, यात्रियों में राजकुमार। क्या भैया, यात्रियों में राजकुमार। ठीक है, तो बिल्कुल याद करना है, यात्रियों में राजकुमार को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, है ना। बाकी इनको वर्तमान शाक्य मुनि भी कहते हैं, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहते हैं। ये बताइए साथियों, कह रहा है कि थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश जो था, है ना, इसको किसने स्थापित किया था, तो थानेश्वर में पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को स्थापित करने वाला पुष्यभूति था। कौन था, पुष्यभूति ही संस्थापक था। तो पुष्यभूति के नाम पर ही इसका नाम पुष्यभूति वंश पड़ा था। ठीक है ना, हाँ जी, चलिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है, अशोक द्वितीय इसी को कहते हैं भाई मंजूर। ठीक है, चलिए बताइए, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। भाई जाहिर सी बात है, बता चुके हैं कि भैया कन्नौज था, इसीलिए तो कन्नौज को महोदय श्री या महोदय नगर कहा गया है। ठीक है, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है जो अभी सुनाएंगे, 10 मिनट जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, फिलहाल अभी इतना जानिए कि भैया हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह मखौरी शासक गृहवर्मा के साथ हुआ। फिर कुछ दुश्मन थे मखौरी नरेश गृहवर्मा के, है ना, और ये इसके जो दुश्मन थे गृहवर्मा के, है ना, वो क्या करना चाहते थे, वो इसकी राजधानी कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। मखौरी नरेश गृहवर्मा की राजधानी कन्नौज थी, तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए इन्होंने क्या किया, गृहवर्मा को मार दिया और राजश्री को बंदी बना लिया। उसके बाद जो कत्लेआम शुरू हुआ, मर्डर का दौर शुरू हुआ, उसी में क्या हुआ कि हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या हो गई। फिर हर्षवर्धन को मजबूरन, है ना भाई, बादशाह शासक बनना पड़ा, और उसके बाद हर्षवर्धन ने गिन गिन कर एक एक से बदला लिया। ठीक है ना, चलिए बताइए भैया, ठीक है, चलिए ये बताइए, कह रहा है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां कराया। भाई अगर हम हर्षवर्धन की बात करते हैं तो हर्षवर्धन ने साथियों, कहा जाता है कि कुंभ मेले का आयोजन इसी ने शुरू कराया। कैसे, क्योंकि उसने कन्नौज और प्रयाग में जो 2 महान धार्मिक सम्मेलन कराए, वहीं से इसको माना जाता है। ठीक है ना, हाँ, वहीं से माना जाता है कि भैया, है ना, ये आपका कुंभ मेला भी शुरू हुआ। हर्षवर्धन की विजयी जीवन में एकमात्र पराजय, ठीक है, किसने दी थी, एकमात्र पराजय किसने दी थी, पुलकेशिन द्वितीय ने। और पुलकेशिन द्वितीय कहां का शासक था, बादामी का। बादामी आज के हिसाब से कहां पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है ना, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराकर इसके दक्षिण विजय अभियान को रोक दिया था। ठीक है, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा, देखिए एक बात बताएं आपको, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि प्राचीन काल में, आपसे कहा जाए प्राचीन काल मतलब एंशिएंट इंडिया में, आपसे कहा जाए कि हिंदू धर्म ग्रंथों में, है ना, ध्यान से देखना मजा आ जाएगा, हिंदू धर्म ग्रंथों में आपसे कहा जाए मौर्य काल में, क्या कहा जाए, मौर्य काल में, आपसे कहा जाए अर्थशास्त्र में, क्या कहा जाए, अर्थशास्त्र में, आपसे कहा जाए गुप्त काल में, ठीक है, क्या कहा जाए, गुप्त काल में, आपसे कहा जाए वर्धन काल में। ठीक है, आप कहेंगे गुरुजी कहेंगे क्या, ये तो बताइए। तो देखो ऐसा है, मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें से कुछ भी लिखा हुआ हो और आपसे कहा जाए कि बताओ भू राजस्व की दर कितनी थी, भू राजस्व मतलब लैंड रेवेन्यू, ठीक है ना, तो भू राजस्व जो हुआ करता था वो कितना हुआ करता था, 1/6। ठीक है, तो प्राचीन काल में, हिंदू धर्म ग्रंथों में, अर्थशास्त्र में, गुप्त काल में, ठीक है, वर्धन काल में, तो आप क्या बताएंगे, 1/6। ठीक है ना, तो 1/6 से 1/10 खैर लिखा है, लेकिन अगर 1 बताना हो तो 1/6 बताएंगे। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक, चलिए आगे देखा जाए। सीयूकी नाम की किताब किसने लिखी, तो आप समझ सकते हैं सीयूकी नाम की किताब किसने लिखी। भाई फाहियान ने कौन सी किताब लिखी थी, इसने लिखी थी फो क्यो की, कौन सी, फो क्यो की नाम की किताब लिखी थी, वो क्यों की। ठीक है, अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद लिखी थी, जिसे 11वीं सदी का, है ना, 11वीं सदी के भारत का, है ना, दर्पण कहा जाता है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण। मेगस्थनीज ने, ठीक है, इंडिका नाम की किताब लिखी थी, क्या, इंडिका लिखी थी, और वेनसांग ने सीयूकी लिखी थी। ठीक है ना, वेनसांग के द्वारा सीयूकी लिखी गई थी। सीयूकी क्या है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि सीयूकी क्या है, तो यह एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है ना, क्या बात है भैया, 800वें लाइक की तरफ बढ़ते कदम, हर कदम पर क्लास की गरिमा होगी बुलंद।
चलिए ये बताइए, पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी भैया? तो शुरू में थानेश्वर थी, है ना। प्रारंभ में क्या थी? प्रारंभ में थानेश्वर थी, फिर आगे चलकर राजधानी क्या हो गई? कन्नौज हो गई, लेकिन प्रारंभ में तो थानेश्वर ही थी, समझा। अरे थानेश्वर कहां पड़ता है ये भी पूछा गया है, हरियाणा में, ठीक है। पुष्यभूति वंश का पहला प्रभावशाली शासक कौन था? तो पहला जो प्रभावशाली शासक था वो प्रभाकर वर्धन था। और प्रभाकर वर्धन कौन है? प्रभाकर वर्धन के ही पुत्र हैं हर्षवर्धन, ठीक है ना। तो हर्षवर्धन बाद में आए, प्रभाकर वर्धन पहले आए। और ऐसा माना जाता है कि ये इस वंश के रियल फाउंडर हैं, वास्तविक संस्थापक। फाउंडर और रियल फाउंडर में ये डिफरेंस है कि फाउंडर किसी चीज को शुरू करता है, रियल फाउंडर उसे कहते हैं जिसके समय वो चीज प्रसिद्ध हो जाती है, ठीक है ना। चलिए बताइए भैया, शशांक किस वंश का अनुयायी था? शशांक के बारे में कहा जाता है कि इसी ने बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा दिया था, ठीक है। और ये साथियों बंगाल का शासक था, बंगाल का गौड़ वंशीय शासक। बंगाल का कौन से वंश का शासक था? बंगाल का गौड़ वंशीय, ठीक है ना, गौड़ वंशीय राजा था, गौड़ वंशीय राजा था। और इसने बोधि वृक्ष कटवा दिया था, ठीक है ना, बोधि वृक्ष, ठीक है, हाँ कटवाया था इसने, ठीक है ना, बोधि वृक्ष इसने क्या किया था? कटवा दिया था, ठीक। चलिए ये बताइए, हर्ष और पुलकेशिन, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में किस नदी पर युद्ध हुआ था भैया? तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। किस नदी के तट पर साथियों? क्या बात है भैया, 799 पे लाइक पहुंच गया है और 800वां होने के लिए एक पर अटका है, एक बचा है भाई, दौड़ाओ। हर्ष ने कहा कि शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए, मतलब गौतम बुद्ध के दांतों का अवशेष, है ना, प्राप्त किया था। कहां से? कश्मीर के राजा से, ठीक है भैया, कहां के? कश्मीर के राजा से, ठीक है। बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो हर दिन चलेगी ये आपकी शानदार वाली क्लास, जिसमें आपको मिलेंगे पुराने सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के, है ना, बढ़िया शानदार सॉल्यूशन और बढ़िया एक अनुभव होगा कि कैसे क्वेश्चन आते रहे, कैसे आएंगे। एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप नियमित रूप से नोट्स बना रहे हैं? क्या इस क्लास को करते हुए आपके पास एक अलग कॉपी, एक अलग नोट्स होता है? शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स और फ्लो चार्ट्स जो भी हम आपको दे रहे हैं, क्या आप हर दिन एक दो पेज लिख पा रहे हैं? तो अगर आप 2 पेज भी नियमित रूप से लिख पा रहे हैं तो बढ़िया से आपकी शानदार सी तैयारी चल रही है। और टाइम टू टाइम रिवीजन भी करते रहे। बाकी विश्वास बैच पर विश्वास बनाए रखिए। दिस इज द प्रोसेस दैट हाउ यू कैन बाय दिस बैच फ्रॉम आवर, है ना, एप्लीकेशन, ठीक है ना। और बाकी ये पीडीएफ कैसे मिलेगी? तो इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपके पास हमारा, है ना, एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिए। फिर ऐप को ओपन करिएगा, यहां आपको क्लास नोट्स पीडीएफ, क्लास नोट्स पीडीएफ का एक ऑप्शन दिखेगा, यहां पर आपको नया पुराना सारा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे 4 बजे। और हां, कल हम क्या पढ़ रहे होंगे, है ना, इसके आगे हिस्ट्री में इसके आगे का जो चैप्टर वही पढ़ रहे होंगे। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि इसके आगे कौन सा चैप्टर है जो आपको कल पढ़ने को मिलने वाला है, क्योंकि इतना सिलेबस तो हमने आपको बता रखा था पहले ही दिन ही, शुरू में ही, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।